अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में 16 से ज्यादा अमेरिकी वॉरशिप तैनात किए गए। 10,000 मरीन कमांडोज की भी तैनाती कर दी गई है। वार्ता टूटने पर नए सिरे से हमलों की आशंका है। तो ये है अमेरिका की बड़ी तैयारी, यानी वार्ता अगर नहीं हुई या होने के बाद नाकामयाब रही तो अमेरिका क्या कर सकता है, ये नजर आ रहा है इस डिप्लॉयमेंट को देखकर। तो देखिए, वार्ता की कोशिशों के बीच अमेरिका ने बढ़ाई है ईरान की नाकेबंदी। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती की है। 12 से ज्यादा जंगी जहाज तैनात किए हैं। 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने यह दावा किया है। और वहीं वार्ता पर ईरान के सस्पेंस को लेकर बड़ी खबर है। आईआरजीसी और ईरानी सरकार में भी मतभेद नजर आ रहे हैं। आईआरजीसी किसी भी समझौते के खिलाफ है। आईआरजीसी के अड़ंगे की वजह से भी कंफ्यूजन बढ़ा है। ये सीएनएन के हवाले से खबर सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान की सरकार और आईआरजीसी के बीच टकराव बढ़ रहा है। और इधर ट्रंप की ईरान पर फिर से बमबारी की चेतावनी। सीज फायर खत्म होने पर फिर बमबारी करेंगे। वार्ता फेल होने पर बहुत सारे बम गिरेंगे, ये ट्रंप ने चेतावनी दी है। गुरुवार सुबह खत्म हो रहा है सीज फायर। तो देखिए, वार्ता के फेल होने पर क्या करेंगे ट्रंप, इसकी धमकी देते हुए कह रहे हैं बहुत सारे बम गिरेंगे। फिर से अमेरिका बमबारी करेगा। युद्ध विराम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो विनाश का नया काउंटडाउन नजर आ रहा है। ट्रंप की चेतावनी देखिए क्या है। सीज फायर खत्म होने पर ईरान में बहुत सारे बम फटेंगे। ये है डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। युद्ध विराम को आगे बढ़ाने का हमारा कोई प्लान नहीं है। एक तरह का दबाव डालने की ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। वार्ता के लिए ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति साफ तौर पर नजर आ रही है। यूरेनियम पर ईरान को सरेंडर कराने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। ईरान सभी शर्तें माने, इसलिए बमबारी की भी चेतावनी दी जा रही है अमेरिका की तरफ से। ईरान का रुख भी सख्त है। फिर युद्ध की आशंका तेज होती नजर आ रही है। अगर बात नहीं बनी तो भयानक युद्ध होगा, इसके आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं। मेस्टन साहब, आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहेंगे, क्या बातें रखना चाहेंगे हमारे दर्शकों के सामने? डील होगी या नहीं होगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। तनाव तो बहुत ज्यादा है दोनों ही तरफ। और देखिए समीर, साफ जाहिर है कि डील होने की संभावना मेरे को लगती है। इसके कुछ कारण है। कारण यह है कि पहली बात, प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुनीर को कॉल करके ये बोला था कि ये टॉक्स करें ईरान के जरिए। तो साफ जाहिर है कि अमेरिका तो चाहता है ये लड़ाई खत्म हो और ईरान भी चाहता है कि ये लड़ाई खत्म हो, क्योंकि उसके भी हित में ये लड़ाई नहीं है। और खासकर जो अभी इकोनॉमिक ब्लॉकेड, जो इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन कर दिया गया है अमेरिका द्वारा, काउंटर ब्लॉकेड, वो आज की तारीख में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उसके ईरान की इकोनॉमी पे होंगे और ईरान की जनता पे होंगे। तो कहने का मतलब है डील दोनों चाहते हैं। अब पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है वो भी पूरी कोशिश यही कर रहा है कि दोनों साइड्स को मनाए, और वो बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, दोनों साइड अभी हार्ड स्टैंड है। दोनों साइड ये दिखाना चाहते हैं अपनी जनता को और विश्व में कि उन्होंने ये लड़ाई जीती, और तीसरा कोई झुकना नहीं चाहता है और दूसरे साइड को सरेंडर कराना चाहता है। ये सब देखते हुए डील कैसे होगी, देखिए पिछले टाइम भी काफ़ी बातचीत हो चुकी थी, और जेडी वांस का जो स्टेटमेंट था, जब निकलने वाले जब वो निकले थे, उन्होंने बोला था सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में ईरान एक चीज़ पे अड़ गया था। वो एक चीज़ मेरे को लगता है ये न्यूक्लियर के ऊपर। तो हो सकता है कि, और आपको याद होगा एक एग्जिट रूट भी दिखाया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। यहाँ बोला था कि जो बुशेर में ईरान का सिविल न्यूक्लियर प्लांट है उसको हम मदद भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कुछ पॉसिबिलिटी है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत हैं। सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है ये जितने भी ये हिजबुल्लाह हमास हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, वो क्या डिसाम या वो होंगे। बिल्कुल सर, ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियर
प्रोग्राम की जो कंडीशंस है उसको लेकर कुछ ईरान हाई बार्गेनिंग करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा हो, क्योंकि ईरान के सामने कई सारी दूसरी चुनौतियां भी हैं। इजराइल का मसला, इजराइल के अपने इंटरेस्ट हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट आगे भी जारी रह सकता है। और देखिए, वार्ता पर सस्पेंस के बीच ईरान की चेतावनी, ट्रंप की धमकी के दबाव में वार्ता नहीं करेंगे। ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने कहा, जरूरत पड़ी तो नए सिरे से जंग लड़ेंगे, नाकेबंदी सीजफायर उल्लंघन के साथ वार्ता नहीं। तो ऐसे में ईरान की ट्रंप को नसीहत क्या है? कालिबाफ ने जो बातें कही हैं उसमें से 6 बड़े पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं। ट्रंप ईरान के साथ वार्ता नहीं चाहते, ये उन्होंने कह दिया। राष्ट्रपति ट्रंप नए युद्ध का बहाना ढूंढ रहे हैं। दबाव में आकर अमेरिका से ईरान वार्ता नहीं करेगा। अमेरिका की हॉर्मुज में नाकेबंदी अभी भी जारी है। अमेरिका लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। हम आत्मसमर्पण की मेज पर नहीं बैठेंगे, ये कालिबाफ कह रहे हैं। ईरान सरेंडर के मूड में नहीं है, ये बताने की कोशिश। अब इसके मायने क्या? ईरान सरेंडर नहीं, बराबरी पर वार्ता चाहता है। एक बात तो ये संकेत साफ साफ ईरान दे रहा है, ईरान अपनी शर्तों के साथ वार्ता करना चाहता है। पाकिस्तान से हमारे साथ इमरान अली रियाज साहब जुड़े। इमरान अली साहब, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि हॉर्मुज कभी भी कंडीशंस की, नेगोशिएशंस की और वॉर कॉज के लिस्ट में था ही नहीं। हॉर्मुज खोलना बंद करना इस सबसे समस्या, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा। जो लिस्ट थी बातचीत की, क्या वही लिस्ट दोबारा टेबल पे आने वाली है जब ये दोनों साइड्स बैठेंगे पाकिस्तान में? मसलन कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, प्रॉक्सीज की बात हो, ये सारी चीजें पहले से भी रही हैं। मिसाइल प्रोग्राम हो, इजराइल का, वो अपना कंसर्न है। क्या उन्हीं चीजों से दोबारा एक बार फिर से बातचीत होगी, या कोई माइलस्टोन हासिल किया और वहां से फिर नई बातचीत शुरू होगी? आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इस टाइम ना इस्लामाबाद में, मैं खुद इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद में जो अमेरिका के हैं वो 13 त्यारे जो हैं लैंड कर चुके हैं। उनकी एडवांस टीमें इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। इनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की टीमें जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। देखिए, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन भी है, मेरा तज्जिया भी है। जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो डील कह लें, उसको अमन मुआहिदा कह लें, वो एक तरह से फाइनल हो चुका है। अभी सिर्फ उस पे जो दोनों साइड से जो आप लोग, हम सब लोग जो हैं बयानात सुन रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। ये अब दोनों जो मालिक हैं, ईरान और अमेरिका, जो उनकी मुज़ाकरात टीमें हैं, वो अब बारगेनिंग टूल्स के तौर पे इन बयानात को इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो इनके बयानात से वो जो मजीद अपनी शराइत बना चुके। जो यूरेनियम का मामला है, मैं आपको बताऊं कि यूरेनियम का मामला भी नहीं है। ईरान का जो यूरेनियम है वो 60 ग्रेड तक है। अगर ईरान में ये कैपेसिटी, बाकी चीजें होती, तो ईरान एटम बम बना लेता। ठीक है, यूरेनियम का भी कोई इश्यू नहीं है। जो कॉन्फ्लिक्ट था, अगर कॉन्फ्लिक्ट लिस्ट की बात करें, 3 मेजर इश्यूज थे। एक, एग्रेसिव मिसाइल प्रोग्राम, इजराइल ने इसको रोकने को कहा। प्रॉक्सीज को सपोर्ट, ये बंद होना चाहिए। और न्यूक्लियर प्रोग्राम, यही तो था जिसकी वजह से वॉर हुआ। न तो हॉर्मुज था, न तो ये सारी चीजें थी, न तो ब्लॉकेट था। ये तो वॉर का एक, कह सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट की तरह है। उस पे क्या कुछ बात बनेगी? क्योंकि इजराइल तो है ही नहीं टेबल पे अभी। अगेन, जब लास्ट टाइम इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए, तो जो डील थी, मैं आपको ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि रात 3, सवा 3, साढ़े 3 के लगभग जो फॉरेन ऑफिस के लोग थे, जो टेक्निकल टीम्स थी, जिन्होंने ज्वाइंट एक स्टेटमेंट या ज्वाइंट प्रेस रिलीज एक जारी करनी थी, दोनों अतराफ से, अमरीकी और ईरान की तरफ से ये कह दिया गया था कि आप जो है ये एक ज्वाइंट स्टेटमेंट तैयार कर लें। और वो स्टेटमेंट तैयार हो रहा था। फिर जब ये सारी बातचीत हो रही थी, तो इस दौरान अमेरिकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की गई कि आप बताएं आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने जो अपनी मुज़ाकराती टीम थी उनको वापस बुला लिया। यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप देखें कि अगर वो डील साइन ईरानियों के साथ जेडी वैंस करते, तो जेडी वैंस की पॉपुलैरिटी में बेतहाशा इजाफा हो जाता, जो मेरा ख्याल है कि ट्रंप के लिए भी काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि जेडी वैंस नेक्स्ट कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट कभी भी नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी जो डील हो जिससे वो पूरी दुनिया में उनको पॉपुलैरिटी मिले और लोग उनको कहे, और नोबेल पीस प्राइज। यानी इस डील को लेकर आप काफी उम्मीद से नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जो हालात हैं
वो इसकी तस्दीक करते हुए दिखते नहीं हैं। अभी भी तनाव साफ तौर पर नजर आ रहा है और अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं उसे मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है उन शर्तों को मानना हमारे लिए सरेंडर जैसा होगा, जो कि हम कभी नहीं करेंगे। अमेरिकी नेवी ने इस बीच ईरानी जहाज को लौटाया है। नाकेबंदी तोड़ने का प्रयास कर रहा था ईरानी जहाज। अमेरिकी नेवी ने हमले की चेतावनी दी है। चेतावनी के बाद वापस लौटा है ईरानी जहाज। ये देखिए, अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज की कैसे नाकेबंदी कर रखी है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही। और देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप का रुख बेहद सख्त। जी हां, अब हॉर्मुज पर कब्जा नहीं छोड़ेगा यूएस। ये ट्रंप ने कहा, ईरान को कभी नियंत्रित करने नहीं देगा। यूएस सूत्रों से एक्सियोस की ये रिपोर्ट सामने आई है और उसमें ट्रंप ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि अमेरिका हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल लूज करे। ईरान को कभी भी इसे नियंत्रित करने नहीं देगा अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, हॉर्मुज को भूल जाए ईरान। बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज पर ईरानी नियंत्रण नहीं होने देगा अमेरिका, यह कहा जा रहा है। अब बताइए, इसके लिए क्या ईरान तैयार होगा कभी? वजह समझिए, हॉर्मुज पर ईरान ब्लैकमेलिंग ना कर सके, इसकी कोशिश है। हॉर्मुज पर जहाजों से टोल ना ले पाए ईरान, यह कोशिश है। चीन के कार्गो शिप के रोकने की रणनीति पर काम हो रहा है। नाकेबंदी से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि नाकेबंदी से ईरानी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। ईरान ने वार्ता के लिए नाकेबंदी हटाने की शर्त रखी है और अभी तक अमेरिका की तरफ से इसको लेकर रजामंदी नहीं दी गई है, यानी अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं। और इस बीच देखिए, ईरान की अमेरिका को चेतावनी, जब्त किए गए कार्गो शिप को छोड़े यूएस। ईरान ने टुस्का जहाज छोड़ने को कहा है। शिप में सवार नाविकों को भी छोड़ने के लिए कहा गया ईरान की तरफ से। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, क्या लग रहा है, वार्ता हो पाएगी ऐसे माहौल में? क्योंकि अभी उन तमाम शर्तों को लेकर अमेरिका और ईरान के रुख में कोई चेंज तो हम देख नहीं रहे हैं, जो कि इस जंग की बुनियाद मानी जा रही थी। वो तो वैसी की वैसी हैं, जस की तस है। ऐसे में क्या हो जाएगा जिसके चलते पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि डील तो डन है जी? देखिए, डिप्लोमेसी में आशावादी होना एक अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिक धरातल तो यही कहता है जिस प्रकार का तनाव है, बैटल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन चुका है। ईरान के अंदर जो वो था, जो बैटल हो रहा था, वो हट करके पूरा अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आ चुका है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं दिख रहा है दूर दूर तक कि दोनों पक्ष बातचीत के लिए सीरियस हैं, या कोई ऐसे कॉमन दिख रहा हो अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से कि एक होता, देखो बातचीत के पहले एक प्रीटेक्स्ट होता, तैयार होता है कि ये संदर्भ है, यहाँ पर दोनों की बातें एटलीस्ट हो जाएंगी और इसीलिए उसका रास्ता आगे का तय होगा। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसीलिए कहता हूँ कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जब तक ये कन्फ्लिक्ट जो है यहाँ का चीज़ें को नॉर्मलाइज नहीं होगा, तब तक टेबल पर आने मुझे नहीं लगता कि ये व्यवहारिक होगा। तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा, पर इतना जरूर है कि आने वाले टाइम में ये जो डिप्लोमेसी का जो चेहरा है, ये बहुत भयानक होने वाला है, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं है, ना तो ट्रंप ना तो ईरान। और ईरान ने तो बार बार कह दिया है कि ट्रंप ने ईरान को हर तरीके से मूल्यांकन किया है। ईरान ने अभी तक घुटने नहीं टेका। तो आने वाले टाइम में भी ऐसा नहीं है कि जब ट्रंप की धमकी पर कोई असर ईरान पर पड़ेगा, क्योंकि ईरान तैयार है। लेकिन बात घुमा फिरा कर सर वही है, हॉर्मुज ब्लॉकेड रहे या खुले, इससे प्रेशर तो बनेगा दोनों की तरफ, लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं क्या इससे सॉल्व हो पाएंगे? मसलन जो बात थोड़ी देर पहले भी हम कर रहे थे कि भाई लड़ाई जिस वजह से शुरू हुई उसका क्या होगा, और वो क्या बातचीत के टेबल पे अभी भी उसी तरह से मौजूद है। और देखिए, सीज फायर खत्म होने से पहले ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है, जंग में अमेरिका की जीत होगी। ये ट्रंप कह रहे हैं, हमारी सेना ने बेहतरीन काम किया है, अमेरिकी मीडिया की खबरों को झूठा बताया, डील नहीं होने तक नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। और इस बीच देखिए, अमेरिका की तरफ से आज एक बहुत बड़ा बयान आया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लेविट की तरफ से कहा गया कि ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं देते हैं, यूएस ईरान डील के कगार पर हैं। यह कहा गया लेविट की तरफ से। ट्रंप की सख्त शैली की वजह से डील होने जा रही है। ट्रंप के पास अभी भी कई विकल्प मौजूद हैं। तो देखिए, सवाल यही है कि 43 घंटे के बाद क्या महायुद्ध होगा?
देखिए, वार्ता और सीज फायर, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, अब तक सस्पेंस बरकरार है क्योंकि वार्ता के टेबल पर दोनों तरफ से बैठना है, कंफर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है। सीज फायर की बात करें तो 43 घंटे बाद क्या सीज फायर खत्म हो जाएगा, यह भी सवाल उठ रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हो पाएगी? समझिए। जी हां, 43 घंटे बाद सीज फायर खत्म हो रहा है। क्या फिर इसके बाद युद्ध होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि सीज फायर को वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। ईरान में बहुत सारे बम एक साथ फटेंगे अगर ये वार्ता नहीं हुई, इसका कोई नतीजा नहीं निकला तो। ये ट्रंप की धमकी है। ईरान की तैयारी क्या है? नए युद्ध की रणनीति पर ईरान काम कर रहा है। आगे क्या होगा? आखिरी वक्त में सीज फायर बढ़ाने का फैसला मुमकिन है। दोनों तरफ छोटे और सीमित हमले इसके बाद किए जा सकते हैं। ये आसार कुल मिलाकर नजर आते हैं। बिल्कुल, पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ी, उन्हीं के पास चलते हैं। पूर्णिमा जी, देखिए, बातचीत का माहौल बनाया या बिगाड़ा जा रहा है, ये तो बयानों से बहुत साफ साफ चल रहा है, पता चल रहा है। लेकिन मेरा सवाल कुल मिलाकर यही है कि अमेरिका क्या इस डील या ये जो बातचीत चली है इससे क्या वापस लेकर अपने देश जाना चाहेगा या चाहता होगा? मतलब ट्रंप के लिए, जेडी वेंस के लिए मैक्सिमम पॉसिबल गेन इस डायलॉग से क्या हो सकता है? नमस्ते रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। पहली बात तो ये है कि काफी दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को यहाँ से वापस जाना चाहिए था और ग्रेसफुली एग्जिट करना चाहिए था। ही डिडंट डू इट। और सेकेंडली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे इंटरनली एक क्वेश्चन उठ रहा है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की 2025 में जो किया था उन्होंने, बॉम्बिंग की थी ईरान के ऊपर। वो सक्सेसफुल हुआ था इनके हिसाब से, ट्रंप के हिसाब से और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। लेकिन अभी वी आर आस्किंग अगेन वेदर इट वाज रियली सक्सेसफुल ऑपरेशन। अगर सक्सेसफुल ऑपरेशन तब था तो अभी क्यों वापस उनके ऊपर एजेंडा चलाया जा रहा है, बॉम्बिंग करा जा रहा है? सो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, दैट्स द क्वेश्चन दैट इज कमिंग। सो मैं एज अ कांग्रेशनल कैंडिडेट मैं भी उसको सपोर्ट करूंगी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरी बात यह है कि हमें 2-3 चीज भूलना नहीं चाहिए। ईरान इज पार्ट ऑफ एनपीटी, वो मेंबर सिंस 1970 रहा है। तो बिकॉज दे हैव साइंड द एनपीटी, उनके ऊपर एडिशनल स्क्रूटिनी होती है, उनके ऊपर कहा जाता है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम इजराइल ने साइन ही नहीं की, लेकिन उनके पास 90 वॉरहेड्स है। तो ये इक्वलिटी है कहाँ पे? आप अगर एक साइड में बोलो कि इजराइल इज ऑल्सो फाइटिंग फॉर एग्जिस्टेंस, ईरान इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। तो अगर ये सिचुएशन आप कंपेयर करें, इजराइल के ऊपर सैंक्शंस कितने लगी हुई है और ईरान के ऊपर आपने 12,880 सैंक्शंस लगा के रखे 50 इयर्स तक। मुझे बताइए एक कंट्री के नाम ले लीजिए रवि जी, समीर जी, मुझे बताइए एक कंट्री के नाम जो इतने सैंक्शन के बाद forget about taking care of their own country but retaliating against the most powerful country. बिल्कुल So, बिल्कुल, ये बात तो है। और शायद ईरान की यही ताकत मिडिल ईस्ट में अमेरिका को सबसे ज्यादा अखरती भी है। ईरान के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से इस बीच बात की है। एक और ताजा खबर आपको बता दें, अब्बास अराक्ची ने सरगेई लावरोव से फोन पर बात की है। अराक्ची ने अमेरिकी रवैये पर सवाल उठाए, कहा अमेरिकी रवैया कूटनीति के विपरीत है, देश हित को ध्यान में रखकर करेंगे फैसला, ये अब्बास अराक्ची कह रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि अराक्ची और लावरोव ने क्या कहा है, बातचीत में क्या हुआ है। ईरान और रूस आपस में सहयोगी हैं, यूएस से महायुद्ध की कैसे तैयारी। बड़ी बात देखिए, अराक्ची ने लावरोव को अब तक का अपडेट दिया है, अब तक क्या हुआ है, किस तरह से जंग हुई, किस तरह से सीज फायर हुआ और अब क्या हो रहा है। बड़ी बात यह है कि ईरान ने वार्ता से पहले की रणनीति पर रूस से चर्चा की है, रूस के साथ बात की गई। और देखिए, अराक्ची लावरोव की बात करें तो अराक्ची ने क्या बताया, अमेरिका की कार्रवाई गैर कानूनी है, ये एक बार फिर से रूस के सामने बात दोहराई है। लावरोव कह रहे हैं यूएस की नाकेबंदी गैर कानूनी है, जो ब्लॉकेट लगाया है इसको भी इलीगल रूस की तरफ से कहा गया। अराक्ची ने कहा कि यूएस बोलता कुछ है और करता कुछ है, विश्वास करना थोड़ा मुश्किल। लावरोव कह रहे हैं कि वार्ता जारी रहे, सैन्य टकराव को टाला जाए, ये उन्होंने कहा है। जी हां, हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी गलत है, यह कहा गया है अब्बास अराक्ची की तरफ से। लावरोव का कहना है कि युद्ध विराम को बनाए रखना जरूरी है, सीज फायर लागू रहे, यह जरूरी है। टकराव से खाड़ी देशों पर भी बुरा असर पड़ेगा और बुरा असर पड़ ही
रहा है ये हम देख रहे हैं। अमेरिका ईरानी जहाजों पर हमले कर रहा है, ये अराक्ची ने लावरोव को बताया। राष्ट्रीय हित में जरूरी कदम ईरान की तरफ से उठाए जाएंगे। लावरोव का कहना था कि दोनों देश कूटनीतिक प्रयास जारी रखें। चंचल बंगा हमारे साथ मौजूद हैं, इजराइल से वो हमारे साथ मौजूद हैं। चंचल जी, इजराइल में इस वक्त किस तरह की बातें चल रही हैं? क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है, अब तो हर कोई जानता है कि इजराइल के दबाव के चलते ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ये जंग छेड़ी, जिसमें अब वो बुरी तरह से फंसा हुआ भी नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जिट पॉइंट तलाशने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। वो एग्जिट पॉइंट क्या हो सकता है? इजराइल में इसे लेकर क्या चर्चा है? आप अनम्यूट कर लें अपना ऑडियो। इसराइल में अभी जो है पोजीशन जो है वो ऐसा लग रहा है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसराइल को तो ऐसा कुछ ये नहीं है, क्योंकि जो भी अमेरिकन कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों का बीच में जो है सपोर्ट है पूरा प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो भी वो कुछ करना चाहे कर सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है शायद हो भी सकता है वो और नहीं भी हो सकता है, पर लोगों का जो है सपोर्ट टोटली इजरायली के आर्मी को है। और यहाँ पे अभी तो शांति है और लोगों का बीच में जो बातचीत हम कर रहे हैं, सभी को पूछ रहे हैं कैसा हो रहा क्या होगा, तो ऐसा है जो ये जो ईरान जो है जिस तरह से बोला है हमको इजराइल को खत्म करना है, जिसका चलते जो है सभी लोग जो चाहते हैं इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। आज के डेट में कोई भी मुस्लिम कंट्री ऐसा नहीं है जो बोला है जो मैं इजराइल को खत्म करूं, क्योंकि अभी जिस होलोकॉस्ट का किस्सा हुआ था उसी तरह से ये भी बोल रहे खत्म, जिसका चलते उनको चाहता है जो कुछ ऐसा ना बोले। हाँ, तो वो चीज को ऊपर ही मेन जो है इजराइल जो है स्टैंड है। ठीक है, लेकिन क्या इजराइल का रुख जो है वो भी बदल रहा है? क्योंकि आप देखिए पहले तो लेबनान में लगातार हमलों का सिलसिला जारी था, हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने की बात हो रही थी, लेकिन अब लेबनान से वार्ता हो रही है, तो कहीं ना कहीं इजराइल का रुख भी सॉफ्ट हुआ है क्या? बहुत छोटे में अगर आप बता पाए। देखिए वॉर जो होता है कोई उसका सलूशन तो नहीं है। हाँ। है तो उसको तो खत्म करना ही है और शांति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का भी बहुत सारे नुकसान भी है, अभी इकोनॉमिकल भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो जिसका चलते वो चाहता ही है, पर ऐसा नहीं है जो हर बार रॉकेट आते जाएगा और लेबनान का तरफ से और तो उसको जितना भी पब्लिक है उसके लिए भी प्रेशर आ जाता है, तो जिसके चलते उसको भी संभालना बहुत जरूरी है हिजबुल्लाह के लिए, जो उसको वहां पे गोलीबारी ना हो। यानी आप कह रहे हैं कि जो प्रॉक्सीज हैं, जो हिजबुल्लाह हैं, इन सब से इजराइल डील करता रहेगा, इनको टैकल करता रहेगा, लेकिन साथ साथ बातचीत की भी कोशिश जारी है इस बीच। और देखिए, वार्ता से पहले ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान आया है, अमेरिका पर हमारा विश्वास नहीं, ये पेजेश्कियान ने कहा। अमेरिका ईरान को सरेंडर करवाना चाहता, ईरान बल प्रयोग के आगे नहीं झुकता, अमेरिका को वादों का सम्मान करना चाहिए। और ईरान युद्ध में अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचा है, अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया अमेरिका। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से यह दावा किया गया है। सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर अमेरिका नाकाम साबित हुआ। ट्रंप का मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ। अल जजीरा की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। तो देखिए, अब तक जो हुआ है उसमें ईरान के हौसले बुलंद हैं। कैसे अब तक ट्रंप जिन्होंने बार बार सफलता का दावा किया वो फेल कैसे नजर आ रहे हैं। देखिए, ईरान में ट्रंप अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं और सैन्य और कूटनीति के मोर्चे पर ट्रंप जो है अभी तक तो बहुत सफल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट नया हथियार मिल गया है। जी हां, पूर्व यूएस डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी डैनियल बेनम की तरफ से यह दावा किया गया है। और देखिए, टारगेट क्या था? सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज कर देंगे, ये कहा गया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सरकार अब भी वही है, रिजीम बदली नहीं है, सिर्फ चेहरा बदला है। वो भी आयतुल्लाह अली खामनेई की जगह अब उनके बेटे मुश्तबा खामनेई हैं, जो कि उनसे कहीं ज्यादा आक्रामक है अमेरिका को लेकर। टारगेट परमाणु कार्यक्रम था, लेकिन लक्ष्य अब भी पूरी तरह से अधूरा है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि संवर्धित यूरेनियम सौंप दिया जाए, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है।
टारगेट की बात करें तो देखिए मिसाइल भंडार एक बड़ा टारगेट, ये इजराइल का भी कंसर्न था। इसका नतीजा क्या है? मिसाइल भंडार अभी भी मौजूद है और ये ईरान की सबसे बड़ी ताकत बन के भी उभरा है। बड़ी बात यह है कि डैनियल बेनम यूएस के लिए मध्य पूर्व मामलों की रणनीति बनाते रहे हैं और उनकी तरफ से ये बातें कही गई हैं। सवाल यहां पर यही है संजय मेस्टन सर कि ट्रंप फेल हुए हैं। सवाल इससे यह भी पैदा होता है कि जब बातचीत के टेबल में बैठेंगे तो यहां मजबूत स्थिति अमेरिका की कैसे होगी? कैसे वो ऐसा कुछ बार्गेन कर ले जाएंगे जिसको वो मेडल की तरह अमेरिका में घूम घूम कर बताएं, जैसे कि वो हर बार कहते ही हैं हम आगे हैं, हम जीत गए हैं, अमेरिका जो है फिर से ग्रेट बन रहा है। ये सारी बातें वो कैसे कहेंगे तब जबकि सारे स्टेटेड और कहे हुए लक्ष्य अब तक हासिल नहीं हुए, लड़ाई जस की तस चलती रही। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप तो बार बार आज से भी और पहले भी बोलते आ रहे हैं कि ये लड़ाई तो हम जीत गए हैं, लेकिन क्या अमेरिकन जनता उसको मंजूर करेगी? उनके पास भी दिमाग और सब कुछ है एनालाइज करने के लिए। ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है आज की तारीख में मेरे को प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई ताकत नहीं दिखती है। सिर्फ ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया हुआ है आखिरी वाला, उससे थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन मिलिट्री के लिहाज से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। देखिए 40 दिन तक, मैं पहली बात अगर इसको एनालाइज करिए, दोनों देश में पावरफुल देश कौन है? अमेरिका है। कमजोर देश कौन है? ईरान है, कोई डाउट नहीं है। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी, मिलिट्री सुपीरियरिटी सब कुछ है जी। लेकिन उसके बावजूद मैं तो बोलूंगा ईरान का पलड़ा भारी रहा है एक छोटे से देश का, मतलब छोटे से देश का उस लिहाज से कि वो टिक पाया है 40 दिन तक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आज भी ईरान के कंट्रोल में है, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉक्सीज, जितने भी प्रॉक्सीज हैं अभी तक वो भी सही सलामत हैं। ठीक है, उनका डिग्रेडेशन हुआ है, किसी प्रॉक्सी ने बोला कि हम डिसआर्म हो जाएंगे, किसी ने कुछ नहीं बोला है। तो कहने का मतलब है, और ये जो न्यूक्लियर वाला भी है, बिल्कुल सही बात है। पूर्णिमा जी के पास मुझे जल्दी से जाना है क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है। पूर्णिमा जी, जिन बातों का जिक्र संजय मेस्टन सर कर रहे हैं, ये अपने तमाम लक्ष्यों को पूरा ना कर पाने की तड़प 40 दिनों की जंग के बाद जो नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के रुख में, उसकी एक बड़ी वजह घर में ही उनका घिरना भी है क्या? अमेरिका के अंदर जो उनका विरोध शुरू हो गया है वो भी है क्या? एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है और अगेन एंड अगेन जेनोसाइडल बयान दे के जा रहे हैं। हाँ। अब देखिए, एक बयान था एंटायर सिविलाइजेशन इज गोइंग टू डाई टुनाइट, और उसके बाद उन्होंने एक नया टर्म यूज किया कुछ दिन पहले, दैट वाज न्यूक्लियर डस्ट। उससे पहले ये टर्म आपने कभी नहीं सुना। दिस इज नॉट ए साइंटिफिक टर्म एट ऑल। ये दिस केम अबाउट बाय B-2 बॉम्बर्स क्रिएटिंग न्यूक्लियर डस्ट। बेसिकली आपने पूरा 93 मिलियन पीपल को आपने दुनिया से हटाने की बात करो। दिस इज एथनिकली जेनोसाइडल कॉल जो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। दिस इज समथिंग इज गोइंग टू बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आपने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रियाज साहब, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आप इतनी ज्यादा उम्मीद जता रहे हैं इस बातचीत को लेकर, और बात देखिए कहां से कहां पहुंचती हुई नजर आ रही है। दोनों का रुख क्या है आपके सामने? जल्दी से सर देखिए, मैं इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हूं। जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दोनों अतराफ से बिल्कुल उसके बरक्स हैं। यहाँ पे तैयारियां अरूज पे हैं और ये मेरा तज्जिया है कि जो डील साइन करने पाकिस्तान आएंगे वो प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे, और दूसरी साइड से जो ईरानी प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान, वो इस टाइम बिल्कुल रेडी हैं। और जो ही ट्रंप आएंगे और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान आएंगे, उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से MBS को, उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से तैयब एर्दोगान को, उसके साथ साथ अमीर कतर को, उसके साथ साथ फ्रांस को, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर को, UN के सेक्रेटरी को, मेरे ख्याल में कोई लगभग 10 से 12 ममालिक के हेड ऑफ स्टेट भी पाकिस्तान में मौजूद होंगे। तो मैं इस हवाले से बड़ा पुरुम्मीद हूं। मैं पुरुम्मीद इसलिए हूं कि आपने तो अपनी उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ा दिया। अभी तो यहाँ पर मसला ये था कि JD वैंस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि असल जो डील होगी वो मुकम्मल करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे पेज़ेश्कियान भी और डोनाल्ड ट्रंप भी। देखते हैं होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।